स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बनने की कहानी में दो ऐसे किरदारों पर गौर करने वाले हैं जिनके नाम अक्सर साथ लिए जाते हैं, लेकिन जिनकी भूमिकाओं को लेकर कभी-कभी थोड़ी आप कह सकते हैं उलझन बनी रहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस उलझन को साफ करने में मदद कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान निर्माण के इस विशाल काम में इन दोनों शख्सियतों का असल योगदान क्या था। कौन थे वो जिन्हें हम निर्माता कहते हैं और कौन थे जिनकी भूमिका सलाहकार की थी। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और ये सुलझाना जरूरी भी है क्योंकि देखिए दोनों का योगदान असाधारण और मौलिक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी भूमिकाएं, उनकी जिम्मेदारियां वो अलग अलग थीं और इस फर्क को समझना उनके योगदान की सही कद्र करने के लिए अहम है। अक्सर इतिहास की बड़ी घटनाओं में किरदारों की भूमिकाएं खुल मिल जाती हैं। यहाँ स्पष्टता लाना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से करते हैं। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें भारत के संविधान निर्माता मतलब चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, एक भारी जिम्मेदारी का प्रतीक। सिर्फ सदस्य या अध्यक्ष नहीं बल्कि मुख्य निर्माता। हाँ, और ये मुख्य निर्माता या चीफ आर्किटेक्ट शब्द ये यूं ही इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसके पीछे ठोस वजह है। जैसा कि आपने कहा, वो संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये समिति वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द संविधान का अंतिम लिखित रूप तैयार हुआ। तो अध्यक्ष के तौर पर उनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या थीं? मतलब स्रोत क्या बताते हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा काम तो संविधान का अंतिम मसौदा, वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना था। ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा, है ना? सैकड़ों अनुच्छेद, अनुसूचियां। बिल्कुल नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि उससे पहले का काम शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। देखिए, संविधान सभा की कई और समितियां थीं जो अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही थीं, जैसे मौलिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध वगैरह। इन सभी समितियों से जो सिफारिशें और प्रस्ताव आ रहे थे, उन सबको एक जगह लाना, उनमें जो विरोधाभास थे उन्हें दूर करना और फिर उन्हें एक तार्किक और कानूनी ढांचे में पिरोना, ये प्रारूप समिति का और खासकर उसके अध्यक्ष का काम था। ये एक तरह से आप कह सकती हैं विचारों के महासागर को मथ कर एक सुसंगत दस्तावेज निकालने जैसा था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ टाइपिंग या एडिटिंग का काम नहीं था, ये तो विचारों को सिंथेसाइज करने, उन्हें एक रूप देने का काम था। और फिर हाँ, और फिर जब ये मसौदा संविधान सभा के सामने पेश हुआ तो असली परीक्षा शुरू हुई। हर एक अनुच्छेद पर, हर क्लॉज पर लंबी लंबी बहसें हुई। सदस्यों ने सवाल उठाए, आपत्तियां जताई, संशोधन पेश किए। इन सभी बहसों का नेतृत्व करना, सदस्यों के सवालों का जवाब देना, उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना और प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के पीछे के तर्क को समझाना, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की जिम्मेदारी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना गहन बौद्धिक और धैर्य का काम रहा होगा। सही मैम, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। उन्हें न सिर्फ संविधान की कानूनी बारीकियों को समझना था बल्कि उसे सभा के सैकड़ों सदस्यों को समझाना और सहमत कराना भी था, और वो भी ऐसे सदस्य जिनकी अपनी अलग अलग विचार और पृष्ठभूमि थे। इसीलिए निर्माता या शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट का दर्जा उन्हें मिला। उन्होंने सिर्फ विचारों को इकट्ठा नहीं किया बल्कि उन्हें तराशा, ढाला और एक व्यवहारिक, कानूनी रूप से मजबूत और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने वाले दस्तावेज में बदल दिया। उन्होंने उस इमारत का नक्शा बनाया और उसके निर्माण की देखरेख की, जिसके आधार पर आज हमारा देश चल रहा है। इसीलिए उन्हें सम्मान से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये उनके उस केंद्रीय और आप कहें तो निर्णायक रोल को दर्शाता है। हाँ, ये बात अब ज्यादा साफ हुई कि क्यों उन्हें निर्माता कहा जाता है। ये सिर्फ एक पदवी नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए वास्तविक काम का प्रतिबिंब है। चलिए अब तस्वीर के दूसरे अहम हिस्से पर आते हैं। BN राव यानी बेनगल नरसिंघम राव। स्रोत उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में पहचानते हैं। यहाँ सलाहकार शब्द पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, और BN राव की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी, बिल्कुल नहीं। भले ही वो प्रारूप समिति के सदस्य या अध्यक्ष नहीं थे, वे एक अनुभवी और सम्मानित न्यायविद और प्रशासक थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय कानून और विभिन्न देशों के संविधानों का ज्ञान वो बहुत गहरा था। तो एक सलाहकार के तौर पे उनका मुख्य काम क्या था? सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई प्रमुख देशों के संविधानों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिसर्च का काम रहा होगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा। उन्होंने विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं, उनके सफल प्रयोगों, यहाँ तक कि उनकी असफलताओं का भी विश्लेषण किया। और इसी व्यापक अध्ययन और अपनी कानूनी समझ के आधार पर उन्होंने संविधान का एक प्रारंभिक मसौदा, एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं था जो अपनाया गया। ये एक शुरुआती खाका था, एक वर्किंग डॉक्यूमेंट्स था जिस पर प्रारूप समिति ने आगे काम किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से मतलब होमवर्क करके प्रारूप समिति को एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एक आधार दिया जिस पर वे इमारत खड़ी कर सके? बिल्कुल सही, आप ऐसा कह सकती हैं। उनका तैयार किया गया प्रारंभिक मसौदा और साथ में विभिन्न देशों के संवैधानिक प्रावधानों के तुलनात्मक नोट्स, ये प्रारूप समिति के लिए एक बेहद मूल्यवान संसाधन थे। इससे चर्चा को एक दिशा मिली और समिति को विभिन्न मॉडलों पर विचार करने का मौका मिला। सोचिए, बिना किसी शुरुआती ढांचे के काम शुरू करना कितना मुश्किल होता।
राव ने वो शुरुआती ढांचा प्रदान किया। इसके अलावा उनकी भूमिका क्या थी? क्या वो सिर्फ प्रारंभिक मसौदा बनाकर रुक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाहकार के तौर पर उनकी भूमिका पूरी प्रक्रिया के दौरान जारी रही। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर, प्रारूप समिति और पूरी संविधान सभा को महत्वपूर्ण और अक्सर जटिल कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह दी। जब भी कोई पेचीदा कानूनी सवाल उठता या किसी प्रावधान के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को समझने की जरूरत होती, तो उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जाता था। वो पर्दे के पीछे रहकर एक महत्वपूर्ण बौद्धिक सहारा प्रदान कर रही थी। तो उनकी भूमिका एक गाइड या मेंटर जैसी ज्यादा थी, जो तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञता प्रदान कर रहे थे। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं एक तरह से। उन्होंने एक तरह से नींव का पत्थर रखा और फिर इमारत बनाने वालों यानी प्रारूप समिति को जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह देते रहे। उनका काम शायद उतना सामने नहीं दिखता जितना प्रारूप समिति का, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जटिल कानूनी भाषा को सरल बनाने, विभिन्न विकल्पों के फायदे नुकसान समझाने और पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद की। उनका योगदान उस मजबूत नींव जैसा है जिस पर आज भी हमारा संविधान टिका है। ये बाकी दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग तरह की भूमिकाएं एक साथ मिलकर इतने बड़े काम को अंजाम देती हैं। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें, जो जानकारी हमें स्रोतों से मिली है, उसके आधार पर तस्वीर कुछ इस तरह बनती है ना? हाँ, इसे स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से आए विचारों को अंतिम रूप दिया, संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया, उस पर हुई बहसों का नेतृत्व किया और उसके हर प्रावधान का बचाव किया। इसी निर्णायक भूमिका के कारण उन्हें संविधान का मुख्य निर्माता या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ BN राव, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने पृष्ठभूमि में रहकर महत्वपूर्ण काम किया, जैसे दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करना, एक प्रारंभिक मसौदा तैयार करना और पूरी प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञ कानूनी और संवैधानिक सलाह देना। उनकी भूमिका एक नींव डालने वाले और विशेषज्ञ मार्गदर्शक की थी। एकदम सही, बिल्कुल। दोनों की भूमिकाएं अलग थीं, लेकिन एक दूसरे की पूरक थीं, कॉम्प्लीमेंट्री थीं। आप कह सकते हैं कि एक ने नक्शा फाइनल किया और इमारत खड़ी की, तो दूसरे ने जमीन तैयार की और नींव के लिए जरूरी विशेषज्ञता और सामग्री जुटाई। ये सोचना गलत होगा कि एक का काम दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण था। दोनों अपने अपने दायरे में अनिवार्य थे। ये पूरक वाली बात बहुत अहम है। अक्सर हम चीजों को या तो ये या वो के चश्मे से देखते हैं, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि ये और वो दोनों मिलकर ही संविधान जैसे जटिल दस्तावेज को संभव बना पाए। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि संविधान निर्माण सिर्फ इन दो लोगों का काम नहीं था, ये एक विशाल सामूहिक प्रयास था। इसमें संविधान सभा के सैकड़ों सदस्य, विभिन्न समितियों के सदस्य और स्टाफ के अनगिनत लोग शामिल थे। लेकिन हाँ, नेतृत्व और विशेषज्ञता के स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर और BN राव की भूमिकाएं सबसे ज्यादा परिभाषित करने वाली थीं। जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं, उनके योगदान ने पूरी प्रक्रिया को दिशा और आकार दिया। तो ये स्पष्टीकरण हमें न सिर्फ इन दोनों महान हस्तियों की भूमिकाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह की प्रतिभाएं और जिम्मेदारियां मिलकर एक बड़े लक्ष्य को हासिल करती हैं। निर्माता और सलाहकार दोनों ही उपाधियां अपने अपने योगदान का सम्मान है। और ये बात सिर्फ इतिहास समझने के लिए ही नहीं, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या राष्ट्र निर्माण के कार्य में अलग अलग तरह की विशेषज्ञता, नेतृत्व और सहयोग की जरूरत होती है। संविधान निर्माण इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे विजनरी लीडरशिप जैसे डॉक्टर अंबेडकर की और गहरी तकनीकी विशेषज्ञता जैसे BN राव की एक साथ काम कर सकती हैं। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव की भारतीय संविधान निर्माण में उनकी विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर एक गहरी पड़ताल। उन जानकारियों के आधार पर जो हमारे पास उपलब्ध थी, उम्मीद है कि अब उनकी भूमिकाओं को लेकर मन में तस्वीर ज्यादा साफ हुई होगी। हाँ, और ये समझना भी दिलचस्प है कि कैसे एक जटिल दस्तावेज तैयार करने के लिए कानूनी समझ, राजनीतिक दूरदर्शिता और विभिन्न विचारों को समेटने की क्षमता, इन सब का संतुलन साधना पड़ता है। ये सिर्फ कानून बनाने का मामला नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र की आकांक्षाओं को शब्द देने का प्रयास था। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सीधे तौर पर हमारे आज के स्रोतों से नहीं निकलता, लेकिन इसी चर्चा से जुड़ा है। हमने देखा कि संविधान को कितनी मेहनत और सोच विचार से बनाया गया। ये समय की कसौटी पर काफी हद तक खराबी उतरा है, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा संशोधन भी किए जा चुके हैं, जो बदलते समाज और उसकी जरूरतों को दिखाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये संशोधन संविधान की उस मूल भावना और ढांचे को कितना बनाए रखते हैं या बदलते हैं। वही ढांचा जिसे अंबेडकर और राव जैसे लोगों ने स्थापित करने में मदद की थी। क्या ये विकास संविधान की जड़ों को मजबूत कर रहा है या शायद उनसे दूर ले जा रहा है? इस पर आगे और विचार किया जा सकता है।